सक्सेस पॉइंट ऑन संग्रामपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 के लिए इतिहास चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए, आज का 50 क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है काबूर ने, बी ऑप्शन है मेजनी ने, सी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, डी ऑप्शन है गैरीबाल्डी ने। तो इसका सही आंसर होगा मेजनी ने, ऑप्शन बी। यानी मेजनी ने क्या किया था? यंग यूरोप की स्थापना की थी। ठीक है। क्वेश्चन 2 है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन ए है रूस की, ऑप्शन बी है तुर्की की, ऑप्शन सी है यूनान की, ऑप्शन डी है फ्रांस की। तो इसका सही आंसर होगा बी, तुर्की की। यानी यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की क्या हुआ था? बुरी तरह से हार गया था। प्रश्न 3 है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? इसका आंसर आप सभी को पता होगा, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार, डी नाविक। तो इसका आंसर होगा डी, नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। क्वेश्चन नंबर 4, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो आपका ऑप्शन है सेनापति, बी में फ्रांस में राजदूत, सी में है प्रधानमंत्री, डी में है गृह मंत्री। इसका सही आंसर होगा सी, प्रधानमंत्री। यानी काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। प्रश्न 4 है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए है मेजनी ने, बी है हिटलर ने, सी है बिस्मार्क ने, डी है विलियम फर्स्ट ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने। बिस्मार्क जो थे, ठीक है, वही क्या किए थे? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। प्रश्न 6, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? ऑप्शन है हब्सबर्ग, बी में आलिया, सी में बुबरो, डी में जारशाही। क्वेश्चन को फिर से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? ए में हब्सबर्ग, बी में आलिया, सी में बुबरो, डी में जारशाही। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुबरो वंश। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में बुबरो वंश शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है लुई 18 हुआ, ऑप्शन बी है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी है नेपोलियन 3, ऑप्शन डी है बिस्मार्क। तो इसका सही आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, मारियान। क्वेश्चन फिर ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो मारियान है जो फ्रांस के राष्ट्रवाद की क्या है? प्रतीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। मारियान फ्रांस के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। क्वेश्चन नंबर 9, निरंकुश राजतंत्र 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है निरंकुश राजतंत्र, बी है संघीय शासन व्यवस्था, सी है गणराज, डी है संवैधानिक राजतंत्र।
तो क्वेश्चन है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा निरंकुश राजतंत्र। यानी 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 10, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है ए में 1688 में, बी में 1707 में, सी में 1788 में, डी में 1807 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1688 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 11 है सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन ए है प्रासा की, बी है सार्डिनिया की, सी है ऑस्ट्रिया की, डी है नेपल्स की। इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रिया की, यानी ऑप्शन नंबर सी। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। और प्रश्न संख्या 12, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए है क्रीमिया युद्ध, बी है सेडाओ का युद्ध, सी है प्रूसा डेनमार्क युद्ध, डी है सीडान का युद्ध। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेडान का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 13 है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ऑप्शन ए है ट्रांसपेडेन संघ, बी है सीसे लापाइन संघ, सी है राइन संघ, डी है इनमें से कोई नहीं। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ए में ट्रांसपेडेन संघ, बी में सीसे लापाइन संघ, सी में राइन संघ, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइन संघ। प्रश्न संख्या 14 है जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? ए में प्रूसा, बी में ऑस्ट्रिया, सी में सार्डिनिया, डी में फ्रांस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रूसा, यानी जालवेराइन की स्थापना प्रूसा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? ए में इतालवी, बी में मैगियार, सी में पोलिश, डी में फ्रेंच। आपका सही उत्तर होगा मैगियार, यानी हंगरी की भाषा मैगियार थी। प्रश्न संख्या 16 है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ए में लुई 18 हुआ, बी में नेपोलियन बोनापार्ट, सी में नेपोलियन 3, डी में है बिस्मार्क। इसका आंसर आप जानते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट। प्रश्न संख्या 17, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? ऑप्शन ए है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, ऑप्शन बी 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, ऑप्शन सी 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1700, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। प्रश्न 18, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ए में प्रूसा को, बी में ऑस्ट्रिया को, सी में तुर्की को, डी में ब्रिटेन को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? ए में मार्च 1848 में, बी में अप्रैल 1848 में, सी में है मई 1848 में, डी में है जून 1848 में। तो मेटरनिख का पतन आपको ऑप्शन नंबर सी मई
1848 में हुआ था। प्रश्न संख्या 20, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस की द्वारा की गई थी? तो आप जानते होंगे इसका आंसर, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ए में आलिया वंश, बी में बुबरो वंश, सी में हब्सबर्ग, डी में जारशाही। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुबरो वंश। प्रश्न 21, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? इसमें ए में ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन इसका कट चुका है, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, डी ऑप्शन है इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी के बीच एकीकरण हो। प्रश्न संख्या 22, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए में लाल सेना, बी में चेका, सी में लाल कुर्ती, डी में कार्बोनारी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए में लाल सेना, बी में चेका, सी में लाल कुर्ती, डी में कार्बोनारी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोनारी। प्रश्न संख्या 23, जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी। ऑप्शन नंबर ए व्यापारियों की, बी क्रांतिकारियों की, सी बुद्धिजीवियों की, डी सामंतों की। जालवेरिन एक संस्था थी, यह आपको आंसर मालूम है। इसका आंसर होगा, यह था व्यापारियों की एक संगठन था, एक संस्था थी जालवेरिन। प्रश्न संख्या 23, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ? 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? ए में हंगरी, बी में तुर्की, सी में यूनान, डी में पोलैंड। प्रश्न 24 है, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? ए में हंगरी, बी में तुर्की, सी में यूनान, डी में पोलैंड। तो इसका बाबू सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। यानी 1829 के एड्रियानोपुल की संधि तुर्की के साथ हुई। प्रश्न 25, काउंट काबूर को विक्टर इमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? यह क्वेश्चन अभी चल चुका है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा समय नहीं देते। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। प्रश्न 26, ये भी क्वेश्चन चल चुका है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? आपको मालूम होगा। इसका सही आंसर होगा नाविक। प्रश्न 27, ये अच्छा क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? ए में दक्षिणी अमेरिका, बी में यूरोप, सी में उत्तरी अमेरिका, डी में पश्चिमी एशिया। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? ए में दक्षिणी अमेरिका, बी में यूरोप, सी में उत्तरी अमेरिका, डी में पश्चिमी एशिया। इसका सही आंसर होगा इटली और जर्मनी यूरोप में आते हैं, यूरोप महादेश में ये दोनों देश आते हैं। प्रश्न 48, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए हिटलर, बी में विलियम प्रथम, सी में बिस्मार्क, डी में मेजनी। इसका आंसर होगा बिस्मार्क, यानी ऑप्शन नंबर सी। 29, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी यूनान। तो इसका आंसर आपको मालूम होगा, जो पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे उन्हें बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर मालूम है। इसका सही आंसर होगा यूनान, ऑप्शन नंबर डी। 30 जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ए में 1871, बी में 1870, सी में 1866, डी में 1864। तो फ्रैंकफर्ट के जो संधि हुआ था वो आपको हुआ था 1871 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए। 31 है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ?
ऑप्शन ए फ्रांस, प्रसा और डेनमार्क की युद्ध, बी में सीडोन का युद्ध, सी में सेडोवा का युद्ध, डी में क्रीमिया का युद्ध। ऑप्शन आपका होगा इसमें सही आंसर होगा सीडोन का युद्ध, यानी सीडोन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। 32 नंबर क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ए में काबूर ने, बी में बिस्मार्क ने, सी में मेजनी ने, डी में गैरीबाल्डी ने। तो आपको मालूम है चाहिए यंग यूरोप और यंग इटली दोनों का स्थापना मेजनी ने ही किया हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन आ गया, यंग इटली की स्थापना किसने की? ए में गैरीबाल्डी, बी में मेजनी, सी में बिस्मार्क, डी में काबूर। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेजनी। जो मेजनी जो था ना वह यंग इटली और यंग यूरोप दोनों की स्थापना की थी। सीडोन का युद्ध कब हुआ था? प्रश्न 34 है, सीडोन का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1867 ईस्वी में, बी 1868 ईस्वी में, सी 1870 ईस्वी में, डी 1871 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1870 ईस्वी में, यानी 1870 में सीडोन का युद्ध हुआ था। प्रश्न 35, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ए में सेडोन, बी में सेडोवा, सी में साइडाइन, डी में फ्रैंकफर्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा सेडोन। ऑप्शन नंबर ए सेडोन। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच सेडोन में युद्ध हुआ था। प्रश्न 36, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ए में 1815, बी में 1820, सी में 1825, डी में 1830। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1815 में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? ए में फ्रांस की, बी में इंग्लैंड, सी में ऑस्ट्रिया, डी में रूस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया। प्रश्न 38, क्रीमिया का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1854, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1856, ऑप्शन डी है 1860। इसका सही आंसर होगा 1854 ईस्वी में। क्रीमिया का युद्ध 1854 ईस्वी में हुआ था। इसको आप याद कर लेंगे। प्रश्न 29 है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? यानी राष्ट्रवाद जो हुआ वह किस घटना से प्रभावित होकर हुआ था? ए में पुनः जागरण, बी में धर्म सुधार आंदोलन, सी में गौरवपूर्ण क्रांति, डी में फ्रांस की क्रांति। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांस की क्रांति। 40 नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन ए है 1789 में, बी में 1791 में, सी में 1801 में, डी में 1804 में। नेपोलियन संहिता, तो नेपोलियन संहिता आपको ऑप्शन नंबर डी 1804 में लागू की गई। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप बार बार आपको सुनने में आता है वियना सम्मेलन के बारे में। तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? ए में नेपोलियन बोनापार्ट, बी में लुई 18वां, सी में चार्ल्स एल्बर्ट, डी में मेटरनिख। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा मेटरनिख। प्रश्न 42, मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मतलब मेटरनिख व्यवस्था क्या चाहता था? ठीक है, ए में गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना, नेपोलियन की पुनः स्थापना करना। तो इसका बाबू आंसर ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना।
43 नंबर क्वेश्चन, काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1864, ऑप्शन डी 1866। तो काउंट काबूर का मृत्यु आपका हुआ था वर्ष 1862 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 44, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? आप जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? ए में ऑस्ट्रिया, बी में फ्रांस, सी में ब्रिटेन, डी में रूस। इसका बाबू सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था बाबू कभी भी कि क्या इटली और जर्मनी में एकीकरण हो। प्रश्न 45, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? जर्मनी का एकीकरण पूरा किस वर्ष हुआ? ए में 1866, बी में 1864, सी में 1870, डी में 1871। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1871। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ए में मेजनी ने, बी में काबूर ने, सी में गैरीबाल्डी ने, डी में बिस्मार्क ने। इसका सही आंसर होगा गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया हुआ था। आप लोग चैप्टर को अगर पूरा ध्यान से पढ़ते हैं, एक ही चैप्टर जो बुक का चैप्टर है उसको आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, जालुएराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? जालुएराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए जालुएराइन क्या है। तो जालुएराइन एक व्यापारियों की क्या संगठन है और इसका स्थापना आपको बताना है। ए में 1830, बी में 1832, सी में 1834, डी में 1836। तो बाबू इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1834 में। गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई? गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई? ए में 1864, बी में 1865, सी में 1866, डी में 1870। तो इसका आंसर होगा 1865, यानी ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? ए में इटली को, बी में फ्रांस को, सी में इंग्लैंड को, डी में यूनान को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूनान को। 50, एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई? ए में 1829, बी में 1830, सी में 1831, डी में 1832। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? ए में ऑस्ट्रिया पर्सा, बी में प्रसा डेनमार्क, सी में इटली रोम, डी में फ्रांस प्रसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू फ्रांस और प्रसा के बीच में सिडोन का युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 52 है, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? ए में 1830, बी में 1832, सी में 1834, डी में 1836। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1832। प्रश्न संख्या 53 है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ए में डेनमार्क की संधि, बी में गस्टन की संधि, सी में प्राग की संधि, डी में फ्रैंकफर्ट की संधि। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्रैंकफर्ट की संधि।
प्रश्न संख्या 54 है, हंगरी की राजधानी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंगरी की राजधानी है। ए में तुर्की, बी में बुडापेस्ट, सी में प्रासा, डी में सीडन। इसका सही आंसर होगा बी में बुडापेस्ट। यानी हंगरी की राजधानी कहाँ है बाबू? बुडापेस्ट। प्रश्न संख्या लास्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? ए में प्रासा, बी में तुर्की, सी में फ्रांस, डी में सीडन। तो इसका आंसर होगा फ्रांस का। आप सभी को आज का वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। आप इस चैनल को ऐसे ही देखते रहिए। इस चैनल के हर एक वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और इससे भी एक से एक वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।